वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो में जो रिक्वेस्टेड सबसे ज़्यादा थी फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड। तो व्योम भाई हमारे फ्रेंच एक्चुअली उन्होंने क्लियर किया एग्ज़ाम एंड उन्होंने कैसे भी फ्रेंच की तैयारी करी, सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। कहाँ से पढ़ना है, कितना फीस होता है उसका, कितना टाइम लगता है पढ़ने में, उनको कितना टाइम लगा, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत सारे पीआर एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगी, जो लोग फ्रेंच स्ट्रीम के थ्रू पीआर होना चाहते हैं। सो डू मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। सो सबसे पहले भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। श्योर। थैंक यू जय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी फॉर इमिग्रेंट्स टू बी एबल टू नो अबाउट फ्रेंच, बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ एन आवर राइट नाउ। अभी सब परमानेंट रेजिडेंसी का मुश्किल हुआ है, इसीलिए लोग एक ऐसा वे ढूंढ रहे हैं जिससे लाइक एक कन्वेंशनल वे के अलावा कोई ऐसा यूनिक वे ढूंढ रहे हैं जिससे बेटर हो सके। सो या आई स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। केम इन जॉर्जियन कॉलेज एंड फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशंस का प्रोग्राम लिया था। इट वाज लाइक 2 years प्रोग्राम, बट 16 months में खत्म हो गया था। इट वाज फास्ट ट्रैक। सो आई केम इन 2019 इनटेक। अप्रैल 2020 में मैं ग्रेजुएट हो गया था, एंड देन जस्ट आफ्टर 2020 मेरे को 5-6 महीने लगे वर्क परमिट आने में। अराउंड अक्टूबर के एंड में वर्क परमिट आया, एंड देन वर्क परमिट आने के 6 महीने बाद आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, जस्ट लाइक बीइंग ऑन द वर्क परमिट। मेरे को पहले कोई फ्रेंच का एक्सपीरियंस भी नहीं था, मेरे को एबीसी भी आती नहीं थी फ्रेंच में कि वो कैसी होती है। आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम जीरो, एंड देन 12 months के अंदर अंदर, सो द होल प्रिपरेशन फ्रॉम कंप्लीट बिगिनर टिल द स्कोर जो आपको इमिग्रेशन में चाहिए होता है, विच इज CLB 7 फ्लुएंसी लेवल, वहां तक सीखने के लिए मुझे लाइक एग्जैक्ट 12 months लगे। एंड ये आफ्टर आई लर्न द लैंग्वेज आई गेव TEF कनाडा एग्जाम। जैसे हमारे इंग्लिश में आइल्स या SLP होता है, वैसे ही फ्रेंच का एग्जाम है TEF कनाडा। क्लियर्ड इट विद CLB 7, एंड देन अप्लाइड माई अपडेटेड माई प्रोफाइल विद फ्रेंच एंड इंग्लिश एग्जाम, जिसके कारण मेरी परमानेंट रेजिडेंसी बहुत क्विक हो गई थी। आई रिसीव माई परमानेंट रेजिडेंसी इन 2022 नवंबर। वाइस। ओके। Yeah, so it was like, yeah, just after 1 year, like वैसे तो टोटल तो वर्क परमिट पे अराउंड 18-20 months लग गए थे, बट फ्रेंच की जो जर्नी थी इट वाज फॉर वन ईयर, एंड देन उसके बाद या जस्ट गॉट PR बिकॉज ऑफ फ्रेंच। ऑब्वियसली इसमें 1 year वर्क एक्सपीरियंस भी था, बट अगर बीइंग समवन हु केम आफ्टर 12th, अगर फ्रेंच नहीं की होती, माई स्कोर वर सिटिंग एट 425 ओनली। So that was the reason I started learning French in the first place, to boost up my profile score in Express Entry. आई सी आई सी। सो आपका पहले से टारगेट था फ्रेंच पढ़ने का? नो नो नो, इट वाज आउट ऑफ डेस्परेशन। लाइक मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने फ्रेंच के बारे में सोचा भी। वर्क परमिट पे व्हेन देयर वाज अ ले ऑफ, तो उस टाइम पे आई वाज ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंट जॉब्स, एंड आई वाज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड कि कौन सा परमानेंट रेजिडेंसी का वे मेरे लिए अच्छा होगा, बिकॉज बीइंग हियर आफ्टर 12th एंड डूइंग डिप्लोमा इन फिटनेस एंड हेल्थ, मेरे पास CSEP CPT सर्टिफिकेशन थी, वो फिटनेस ट्रेनर की सर्टिफिकेशन होती है। आई वाज प्लानिंग कि ओंटारियो में तो PR का कुछ बनना नहीं, आई वुड प्रॉब्ली हैव टू मूव। सो मैं ऑप्शंस देख रहा था कि नोवा स्कोशिया जाऊं, कहाँ पे जाऊं जहाँ पे कुछ ऐसा देयर वुड बी एन ऑप्शन, इजियर ऑप्शन टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी। तब मेरी एक फ्रेंड से बात होती है, ही वाज इन इंडिया, एंड ही वाज लाइक कि हाँ मैं फ्रेंच पढ़नी शुरू कर रहा हूँ, एंड यू शुड कंसिडर इट, यू शुड कंसिडर इट टू, क्योंकि PR के लिए इजी होगी। उस टाइम पे तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा, एंड देन उसने पढ़नी शुरू नहीं की, बट ही गेव मी द स्पार्क टू डू इट। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च की इमिग्रेशन वेबसाइट पे, एंड आई सॉ कि अच्छा, यूजली क्या होता है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स फ्रेंच का ऑप्शन बताते नहीं थे उस टाइम पे, इवन दो इट एग्जिस्टेड। सो मैंने सारा खुद ही रिसर्च करके देखा कि कितने पॉइंट्स आते हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल के वो सारा प्रिडिक्शंस की, अगर मेरे अभी मैं आइल्स में इतने ले लेता हूँ 425 मैक्सिमम आएंगे, बट अगर फ्रेंच का एग्जाम देके CLB 7 ले लेता हूँ तो 62 जितने पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। सो एंड में मेरे 496 पॉइंट्स तक बूस्टअप हो गए थे। सो मैंने स्टार्ट अपने दोस्त के कहने पे की थी। पहले पहले अनसीरियस था, बट जब फिर मोमेंटम बिल्डअप होने लगी, देन I was able to do it. आई सी आई सी। ओके। Yeah. तो पहले आपने खुद से, जैसे बताया कि आपने खुद से पूरा रिसर्च किया था, तो मेन हाँ। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको आपने जैसे बोला 12 months या 1 year का उसके पास टाइम है मैक्सिमम, तो हम्म। कहाँ ऐसे कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू वो फ्रेंच जहाँ से सीख सकता है? हाँ, सो अभी तो देखो, आई बिन फ्रॉम पास्ट 1.5 year आई बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टू गाइड स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रेंच। सो अभी मेरे यूट्यूब चैनल, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। माय यूट्यूब चैनल नेम इज फ्रेंचिफाई, ठीक है, फ्रेंचिफाई, और यू कैन टाइप फ्रेंचिफाई विद व्योम। वहाँ पे मैंने क्या किया कि इफ एनी वन गोज टू द प्लेलिस्ट ऑप्शन, प्लेलिस्ट में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप उसमें लेआउट बना दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और कैसे कैसे करने हैं और कैसे मैंने किया। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम शेयरिंग माय जर्नी, की हाउ आई यूज टू लर्न फ्रेंच, क्योंकि मैंने
80% लाइक सारा मैंने सेल्फ स्टडी किया। आई स्टार्टेड फ्रेंच और मैंने कोई क्लासेस भी नहीं ली थी। आई द रीजन व्हाई आई डिड नॉट गो विद द क्लासेस इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि ना मेरे लिए कोई टाइम मैच नहीं कर रहा था। आई वाज वर्किंग फुल टाइम, बट एट द सेम टाइम आई वांटेड टू लर्न फ्रेंच। अब अगर आप लाइव क्लासेस या लाइव सेशंस वगैरह लेते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइमिंग है, ये रोज आपको ये अटेंड करने पड़ेंगे टू बी एबल टू डू इट। बट अगर फुल टाइम वर्क हो तो वो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ विच ऐसा ऐसा था कि हाँ वो भी क्लास मिस होएगी, वो भी क्लास मिस होएगी, तो फिर वो कोचिंग लेने का फायदा क्या हुआ। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट इट ऑल बाय माई सेल्फ। सो खुद ही बुक्स वगैरह से स्टडी कर करके ग्रामर बुक एक परचेज की थी मैंने, जस्ट उसी की वीडियो डाली है कि व्हाट ग्रामर बुक टू परचेज। सो उससे स्टडी करके आई काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट, की स्ट्रक्चर या फिर ग्रामर कैसे फंक्शन करती है फ्रेंच की। एंड वही अब चीज़ें कि मैंने कैसे किया, क्या क्या किस किस स्टेप पे क्या क्या चीज़ें की, वही मैंने वहीं पे सारी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है यूट्यूब की। आई सो सी। दैट विल बी अ वेरी गुड रिसोर्स टू फॉर स्टूडेंट्स टू गाइड देमसेल्फ थ्रू, क्योंकि उसमें बुक्स, रिसोर्सेज और कौन कौन से यूट्यूब चैनल यूज करने हैं फ्रेंच लर्निंग लिसनिंग वगैरह के लिए, वो सब उसी में मैंने डाला हुआ है। ओके, तो सारा आपने कितने वीडियोस डाले आपने अभी तक आपके यूट्यूब चैनल पे? आई मीन वीडियोस तो बहुत हैं, बट उसमें से कई कई वीडियोस फ्रेंच टॉपिक्स के हैं, ताकि टॉपिक समझ में आए। कई कई वीडियोस ऐसे हैं कि व्हाट रिसोर्सेज टू यूज, लाइक हाउ वाज माय एक्सपीरियंस लर्निंग फ्रेंच फॉर टीईएफ कनाडा। सो अबाउट 80 वीडियोस हो गए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। 80 वीडियोस। तो एक काम या करना, जो भी आपके मेन मेन वीडियोस है ना, मतलब आपके हाँ, फ्रेंच से रिलेटेड, आपने टॉपिक से रिलेटेड, या फ्रेंच राइट, स्टेप बाय स्टेप जो चालू कर रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड, वैसे वीडियोस मेरे को शेयर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, साउंड्स गुड। वहाँ से फिर अगर किसी को पूरा आपका चैनल चेकआउट करना है तो कर सकता है, बट मेन जो वीडियोस है वो उनके काम आए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, वो प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, उसका लिंक ही शेयर कर दूंगा, वो लिंक परफेक्ट। ही खुल। ठीक है। परफेक्ट। अब रही बात, आपने चालू किया फ्रेंच पढ़ना, तो मेन जो फ्रेंच के एग्जाम में जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो होती क्या क्या है पहले तो? एंड एग्जाम में लाइक एमसीक्यूज रहते हैं या पैराग्राफ लिखना होता है या ओके कैसा ओके, कैसा रहता है? चलो पहले पूरे पूरे एग्जाम की भी बात कर लेते हैं कि एग्जाम है क्या। अब जैसे हमारा इंग्लिश में आइल्स या फिर सेल्पेप, 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग। फ्रेंच का भी सेम है, देयर आर 4 मॉड्यूल्स, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग। एग्जाम्स दो डिफरेंट टाइप के हैं ना। अब जो मैं बात करूंगा ये ओंटारियो के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो भी पीआर के लिए फ्रेंच का सोच रही है, इट्स फ्रॉम ओंटारियो। बताइए। क्यूबेक में भी एग्जाम्स हैं, बट वो थोड़े से डिफरेंट हैं। ओंटारियो में या कहीं पे भी अपार्ट फ्रॉम क्यूबेक, कहीं पे भी देयर आर 2 एग्जाम्स, टीईएफ कनाडा या फिर टीसीएफ कनाडा। टीईएफ कनाडा की फुल फॉर्म है टेस्ट d'évaluation de français, इवेल्युएशन टेस्ट ऑफ फ्रेंच। टीसीएफ कनाडा टेस्ट connaissance de français, बेसिकली नॉलेज टेस्ट ऑफ फ्रेंच। सो ये दो एग्जाम के ऑप्शंस होते हैं, लाइक दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग चारों एस्पेक्ट्स होते हैं, और रीडिंग में सारा एमसीक्यू होता है, लिसनिंग सारा एमसीक्यू होता है। स्पीकिंग में हमारे 2 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन 5 मिनट्स का होता है, जिसमें ना हमने कंपनी को एक कॉल करके वी हैव टू आस्क देम क्वेश्चंस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और नाइस। सेक्शन बी स्पीकिंग, उसमें क्या होता है कि वी हैव टू इन्फ्लुएंस आवर फ्रेंड, लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही इट्स अ लाइव सिचुएशन। सो उसमें क्या है कि एग्जामिनर प्लेज अ रोल ऑफ अ फ्रेंड, एंड वी हैव टू इन्फ्लुएंस अवर फ्रेंड एंड डू दैट कॉन्वर्सेशन फॉर 10 मिनट्स टू इन्फ्लुएंस देम टू टेक अ पर्टिकुलर सर्विस। वो एडवर्टाइजमेंट हमें देते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के उनको इन्फ्लुएंस करना होता है। और दिस इज व्हाट हैपेंस जनरली फॉर द एग्जाम टीईएफ। ओ, टीसीएफ में भी ऐसा ही होता है, एक दो और उसमें चेंजेस और एडिशंस होते हैं, बट ओवर आर्किंग जो स्कीम है वो सेम है एग्जाम की दोनों की। आई सी। तो अगर 10 मिनट्स आपको फ्रेंच में किसी पर्सन को कन्विंस करना है तो आई थिंक लैंग्वेज एक लिमिट तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली देखो, अगर हम लैंग्वेज की पर से बात करें, अब लैंग्वेज में ना हमारे 6 डिफरेंट लेवल्स होते हैं फ्रेंच में, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर आप आइल्स का भी अपना रिजल्ट खोल के देख लोगे, वहां पे ना लिखा होता है C1 लेवल, B2 लेवल। वो हमने कभी उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वी यूजुअली लुक बैंड्स। बट फ्रेंच में क्या होता है, देर आर दीज 6 डिफरेंट लेवल्स। A1 A2 आर कंप्लीट बिगिनर लेवल्स, देन उसके ऊपर B1, फिर B2, फिर C1 और C2। जो हमें चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, दैट इज B2। सो मतलब A1 A2 B1 B2, B2 चाहिए विच इज अपर इंटरमीडिएट। C1 C2 एडवांस्ड है, उसकी हमें जरूरत नहीं, बट B2 इज द वन दैट वी नीड। और अगर और स्पेसिफिसिटी से बात करूं इसमें, B2 में भी हमारे डिफरेंट CLB लेवल्स होते हैं। वन इज CLB 6 7 एंड 8। तो हमें CLB 7 चाहिए चारों में, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग। तो थोड़ा ट्रिकी है ये ऐसे समझना, लेकिन धीरे धीरे ये लाइक समझ में आने लग जाता है। बेसिकली व्हाट वी शुड नो, इसकी B2 प्लस लेवल तक प्रिपेयर करना है, विच इज CLB 7। चारों में आने चाहिए, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग। अगर एक में भी 6 आता है, देन वी हैव टू रीअटेम्प्ट टू गेट दैट CLB 7। ओ, ओके ओके ओके। बेसिकली जर्मन लैंग्वेज जैसा ही है आपका, वो लेवल्स भी उसके सेम है इसके जैसे? हाँ हाँ, क्योंकि ये यूरोपियन लैंग्वेजेस, स्पेनिश जर्मन फ्रेंच, इन सब का ऐसा ही सेम ही सिस्टम रहता है।
ओके, तो अभी A1 जो आप बोल रहे लेवल, वो A1 लेवल में होता क्या है? सो या इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव और इट्स अ वेरी वाइड क्वेश्चन, क्योंकि ना कभी भी लेवल्स ऐसे नहीं होते कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर सिस्टम है ये A1 ही होगा, ये पर्टिकुलर थिंग है ये A2 ही होगा। इट्स एन ओवरऑल, इट्स एन ओवरऑल स्पेक्ट्रम कि हाँ, अगर आप एक बेसिक कॉन्वर्सेशन अपना बेसिक बेसिक चीज़ें बता सकते हो फ्रेंच में, यू आर जस्ट एबल टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू आर जस्ट एबल टू टेल अबाउट द डे, हाउ योर डे वाज, दैट इज बेसिकली A1। ठीक है। A2 में इफ यू आर एबल टू डू द सेम थिंग्स बट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ हायर कॉम्पिटेंसी कि हाँ पास्ट में भी बातें कर सकते हो, फ्यूचर में भी बातें कर सकते हो, कंडीशनल टेंसेस भी यूज कर सकते हो, दैट इज जेनेरिकली A2 लेवल। B1 में, now B1 is the level where you become a little bit more argumentative, you are able to give your opinions and your thoughts as well, okay? And then B2 ऐसा level है जिसमें you are able to independently use the language with more precision and more specificity as well, और एक proper flow में। सो ये है हमारा B2 तक। C1 C2 ऑब्वियसली वो फिर एडवांस लेवल आ गए, तो दैट्स वो तो पता ही है कि जो मास्टरी गेन कर लेते हैं लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट फॉर दोस। आई सी, आई सी। ओके, तो ओके ओके, चलो ठीक है। अभी ये जो आपने कोई पर्सन के साथ प्रैक्टिस नहीं किया था, आपने सारे वीडियोस देखे थे, खुद से सारी प्रैक्टिसिंग की थी फ्रेंच की? फॉर 80% व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि हाँ रैंडम यूट्यूब पे जाके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ बुक में से कि व्हाट आर ER एंडिंग वर्ब्स, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि आई यूज्ड टू टाइप ऑन यूट्यूब ER एंडिंग वर्ब्स इन फ्रेंच, एंड कोई भी वीडियो पहले आ जाती थी, वहां से आई जस्ट यूज्ड टू अंडरस्टैंड, और फिर वही सेम चीजें जो मैंने सीखी वो बुक से जाके मैं उसकी बैक एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस करता था। सो ये मेनली मैंने किया है 80% ऑफ द जर्नी, मतलब फर्स्ट 50 to 60% ऑफ द जर्नी में, जिसमें मेरे ग्रामर कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए थे। एक बार आपकी लैंग्वेज की ग्रामर क्लियर हो जाती है ना, आपको सेंस आ जाती है कि हाउ द लैंग्वेज वर्क्स, फिर उसके बाद मैं खुद ही खुद को रिकॉर्ड करके आई यूज टू प्रैक्टिस माई स्पीकिंग, एंड आई यूज टू रीड अ लॉट, लाइक 2-3 बुक्स परचेज की थी, सो वो ऐसे ही रैंडमली कोई भी जो भी बुक्स मेरे को दिख जाती थी अमेजोन पे, स्टोरी बुक्स वगैरह, आई यूज टू जस्ट परचेज देम एंड रीड देम। लिसनिंग के थोड़े यूट्यूब चैनल्स मिल गए थे, एंड या दैट्स हाउ इम्प्रूव माई रीडिंग लिसनिंग, और साथ के साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता होता था। वो जस्ट पिक एनी पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई वुड स्पीक ऑन इट। लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आई, फिर मैंने ये देखा ना एक ना प्लेटो हिट हो रहा था कि आई वाज नॉट, ठीक है, लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग द लैंग्वेज, आई वाज अराउंड B1 लेवल, आई वाज प्रैक्टिसिंग, आई वाज एबल टू स्पीक, बट how to get myself on that level, to that experimented level जहाँ पे I can influence someone, I'm properly able to have a conversation जो हमें एग्जाम में चाहिए, जो लेवल CLB7 चाहिए। So उसके लिए then in one of my friends relative, she is PhD in French and she helped me at that time. I did sessions with her, and just like once in every 10 days or once in every 7 days एक सेशन उनके साथ मैं कर लेता था, and she used to tell me about my mistakes कि मैं कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ और कहाँ प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होने की ज़रूरत है। सो बहुत चीज़ें मैं उनसे सीखा था। दैट वाज अराउंड एग्जाम लेवल, बट हाँ अप अंटिल इंटरमीडिएट वो सारा मैंने खुद ही किया था। वंस इट केम टू एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन, वो फिर मैंने उनकी हेल्प ली थी इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। आई सी, आई सी। ओके, अब राइटिंग में किस तरीके का रहता है, कितना डिफिकल्ट होता है फ्रेंच लिखना? हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। राइटिंग का देखो, इट्स ओवरवेलमिंग, लाइक इट हम्बल्स यू। स्टार्टिंग में तो आई स्टिल रिमेंबर, एक मेरी स्टूडेंट अभी उसने हमारा B2 लेवल ही स्टार्ट किया था। नाउ आई टीच फ्रेंच एज वेल, सो शी ट्रांजिशन फ्रॉम B1 to B2, एंड उसको मैंने 2-3 एक्सरसाइजेस भेजे थे एग्जाम में जो आता है वो करने में। उसके लिए दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसको मैंने दोनों भेजे, एंड शी रोट हर एंड शी सेंट इट टू मी बैक। और फिर मैंने उसको अपने वाला दिखाया कि हाउ आई रोट इट 2 years बैक, जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एंड देन शी वॉज शॉक्ड एंड शी वॉज लाइक कि ये क्या कर रहे हैं, लाइक इज दिस फ्रेंच? क्योंकि एक बहुत ही बड़ा वहाँ पे एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा ये टाइप की फ्रेंच लिखनी होगी हमें। बट हाउएवर उसमें क्या होता है कि देर आर पर्टिकुलर फ्रेजेस, देर आर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स दैट वी यूज, दैट आई ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर, जिसमें वो क्या है कि अगर आप वो प्रॉपर एक फ्लो फॉलो करोगे और एक प्रॉपर स्केलेटन ऑफ द सेक्शन है या सेक्शन बी जो भी है, अगर आप वो फॉलो करोगे देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू डू इट। बट दैट डजंट मीन कि भाई हार्ड वर्क नहीं होगा, लाइक बहुत उसके लिए भी लॉट ऑफ डिफरेंट वोकेबलरी, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आपको ट्राई आउट करते रहनी पड़ती हैं। सो इट्स मोर लाइक यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ अ लॉट विद द लैंग्वेज, जिससे आगे आगे धीरे 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 हमारे वो सारे एस्पेक्ट्स इंप्रूव होते हैं। आई सी। तो आप फ्रेंच मूवीज भी देखते होंगे, आई अज्यूम? No, no, no. I do not. Like, I hate French movies. I hate French podcast because podcast नहीं, French movies or French web series. I think it's a waste of time when you're learning a language, because पता क्या होता है, let's say if I am around A to B1 level, ठीक है, और मैं French movie या French podcast देखने की ट्राई कर रहा हूँ, for sure. Now it is in French, but that does not mean कि it's a beginner friendly or it's a someone who is a language जो मतलब
कोई लैंग्वेज सीखने के लिए वो चीज़ देख रहा है, वो उनके लिए यूजफुल नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे वो इतने स्लैंग्स, इतनी ज़्यादा रैपिड एक्सेंट यूज़ करते हैं ना, जो समझ नहीं आता बिगिनर्स को, इवन इंटरमीडिएट्स को। लाइक अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं B2 लेवल पे जो भी एग्जाम दे चुके हैं, अगर उनको भी मूवीज अगर वो देखें, दिल भी लाइक ये क्या चल रहा है, ओह, बिकॉज वो एक अलग लेवल होता है। अगर देखो, अगर मैं हम हिंदी कोई भी अपना हिंदी फिल्म दिखा दें किसी को जो हिंदी सीख रहा है, इट जस्ट नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई मूवीज और वेब सीरीज तो मैं भी नहीं देखता था, और ना मैं रेकमेंड करता हूँ। वो एमिली इन पेरिस बड़ा चला हुआ है, बट आई आई हेट इट। लाइक वो उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। इम्प्रूवमेंट हैपन्स मोर थ्रू यूट्यूब चैनल से ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है, बिकॉज यू हैव दैट 8 to 10 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम, जिसमें आप अच्छे से फोकस करके वो 10 मिनट्स के लिए कुछ सुन सकते हो। अगर लेट्स से वीडियो खत्म भी हो जाती है, समझ नहीं भी आती, यू कैन रिपीट इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। सो यूट्यूब वीडियोज आर बेटर देन वेब सीरीज एंड स्टफ। सो इसलिए मैं वो रेकमेंड नहीं करता। बट हाँ, यूट्यूब वीडियो से भी पहले थोड़ी यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे हैं, थोड़ी ऐसे वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जो स्टार्ट करनी जरूरी होती हैं टू बिल्ड दैट ईयर प्रैक्टिस पहले। नहीं तो फिर एकदम यूट्यूब वीडियोस पे जंप करो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई सी आई सी। तो आपने कोई लाइक एक्सेप्ट वो जो मैम थे उनके जो जिन्होंने पीएचडी किया था, उसके अलावा आपने या किसी से भी कोई नो नो नॉट मतलब नहीं, नथिंग कुछ? इवन हाँ, मेरे को भी नहीं विश्वास था कि हाँ भाई इतनी जल्दी हो भी जाएगा, बट इट जस्ट हैपन। लाइक आई यूज्ड टू स्टडी एवरी डे मैन, लाइक 4 घंटे, 3-4 घंटे तो ये होता था कि उससे कम बैठना नहीं। एंड दैट्स द थिंग इज कि पीपल अंडर एस्टिमेट कि इसमें मेहनत लगती है। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि हाँ भाई मेरा वर्क परमिट 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है एंड आई वांट टू लर्न फ्रेंच। मैंने कहा चलो ठीक है, कितना टाइम दे सकते हो रेगुलरली? 1 घंटा। मैंने कहा नहीं, फिर तो 6 घंटे में, फिर 6 महीने में फिर कैसे हो जाएगी? आपको तो रोज 12-12 घंटे पढ़ना होगा। ठीक है, सो दैट्स द राइट। थिंग। वो एक थोड़ा सा भी रॉन्ग इसको लेकर वो पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि हाँ अगर 1 घंटा पढ़ेंगे तो 6-7 महीने में या इवन 10 महीने में हो जाएगी। वैसा नहीं है, थोड़ा पुश करना पड़ेगा। अगेन ये प्रोफाइल्स पे डिपेंड करता है। अब जिनकी डेडलाइन थोड़ी ज्यादा क्लोज है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिनको थोड़ा है 1 से 1.5 साल या 2 साल हैं, दे कैन गो विद द इंटेंसिटी ऑफ 2 to 3 आवर्स। ओके ओके, या या बिकॉज एक लैंग्वेज यार 12 मंथ्स के अंदर सीखना भी, आपने B2 तक पूरा 12 मंथ्स में क्लियर कर दिया था, राइट? हाँ हाँ हाँ। से ऑनेस्टली देखो जे, बात ये है कि लर्निंग अ लैंग्वेज इन इटसेल्फ, जब हम सोचते हैं ना कि हाँ मैं एक नई लैंग्वेज सीखूंगा, हमारे माइंड में क्या टाइम फ्रेम आती है कि 2-3 साल लगेंगे, या एटलीस्ट इतना तो लगेगा। ठीक है, पहले एक तो हम नेचुरल टाइम फ्रेम को ही 30% तक रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, वो इन इटसेल्फ इज 12 मंथ्स। ठीक है, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट। और फिर जो ये क्लेम्स होते हैं कि हाँ लर्न लैंग्वेज इन 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, वो तो छोड़ो। इट्स नॉट रियलिस्टिक। सो या दैट्स द थिंग कि टाइम लगता है इसको। ओके। अभी हम हाँ बात करते हैं कि जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं यहाँ पे, आपने दो बोले राइट, वो हाँ, TCF एंड TEF। TEF एंड TCF कनाडा, यस। TCF राइट। तो ये दोनों में क्या लाइक कितना फीस होता है एंड हाँ किस तरीके से रहता है सारा, वो थोड़ा बहुत एक बार बता देना। श्योर श्योर श्योर। हाँ, इसमें फी अराउंड $390 होती है, डिपेंड्स ऑन कि कहाँ से आप कर रहे हो। क्योंकि दो, इट्स काइंड ऑफ लाइक जैसे आइल्स में क्या होता था, ब्रिटिश काउंसिल और IDP लेते होते थे एग्जाम। आई डोंट नो अब ऐसा चलता है कि नहीं, बट इन फ्रेंच इसके लिए TEF कनाडा के लिए भी ऐसा है। वन कंपनी इज अलायंस फ्रांसेज एंड वन कंपनी इज ल फ्रांसे des affaires। ओके, जो ये एग्जाम है वो है ल फ्रांसे des affaires का ही, लेकिन अलायंस फ्रांसेस भी इनको कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप अलायंस फ्रांसेस से बुक करवाते हो, द एग्जाम इज $390। अगर आप फ्रांसे des affaires से करवाओगे तो दैट इज $490। आई डोंट नो व्हाई ऐसा है, बट या उसमें ज्यादा महंगा होता है। बट या $390 इज द एवरेज प्राइस, विच इज और द प्राइस। आपने ऐसा कुछ सुना है कि दोनों में एग्जाम देंगे, मतलब एक बंदे ने वहां दी एक बंदे ने यहाँ दी, तो कोई मार्क्स में कोई फर्क पड़ा या कुछ, इतना ऐसा कुछ नहीं है? मार्किंग स्कीम अलग है, थोड़ी मार्किंग स्कीम अलग है। बट देखो, इट्स मोर अबाउट, देखो अगर आपका लेवल B2+ है तो ऐसा तो है नहीं कि यू नो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लैंग्वेज एग्जाम। अगर आपका एक्चुअल में B2+ लेवल है, वो आएगा ही, वो चाहे TEF में आए चाहे TCF में आए। मेरे को पर्सनली, मैंने जितनी रिसर्च की है इन इन पास्ट 2 ईयर्स, और अब स्टूडेंट से भी मैंने जो रिसर्च करवाई है जो अब B2 लेवल पे हैं, हमारा यही एक ग्रुप डिसीजन है कि TEF इज़ बेटर। TCF में थोड़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज होती हैं और पैटर्न TEF का ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजियर है टू फॉलो थ्रू। ओके। तो या ओके, तो TEF आप रिकमेंड करते हो? या या ओके, सो अभी TEF की बात करते हैं। तो वहाँ पे आपने बोला कि $350 प्राइस है, राइट? 390। हाँ सॉरी, $390 या। तो क्या आपने प्राइस पे किया, फिर उसके बाद आपने स्लॉट बुक किया आपका, एंड देन अपना IELTS में होता है वैसे ही 3 मॉड्यूल एक दिन पे होते हैं, ऐसा होता है?
इसमें चारों एक दिन पे होते हैं। सो इसमें क्या है कि आपका रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग लिसनिंग राइटिंग हो जाएगा पहले। फिर उसके बाद अब जैसे मेरे को याद है जब मैं गया था सुबह 9 बजे एग्जाम था, तो मैं तो बैरी से उधर ट्रेवल कर रहा था, रास्ते में 400 पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ, सो आई जस्ट रीच लाइक 5 मिनट्स बिफोर। सो 8:55 पे मैं अंदर आया, 9 बजे टेस्ट शुरू हुआ। 9 से लेकर 12 तक रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग का चला, ठीक है। फिर उसके बाद अराउंड 1:30 मेरा स्पीकिंग का था। सो या दिस इज हाउ इट इज, पहले 3 घंटे में तीन हो जाएंगे, देन थोड़ा ऐसे गैप के बाद, और दे समटाइम्स दे स्टार्ट डायरेक्टली, उसके बाद स्पीकिंग का शुरू हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट्स। ओके, एंड लिसनिंग में वैसे ही नॉर्मल अपना आईएलटीएस में होता था वैसा रहता है, हेडफोन्स लगा के? हाँ, हेडफोन्स लगा के। हाउएवर इट्स अ बिट डिफरेंट। अब इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड देन यू हैव एंड द क्वेश्चंस कीप ऑन इंक्रीजिंग इन डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू द नंबर। सो 1 से 40 इट इंक्रीजेज इन डिफिकल्टी। सो उसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि 2 बार नहीं सुन सकते, एक ही बार ऑडियो सुनने को मिलेगी, और आपके पास 15 सेकंड होते हैं क्वेश्चन रीड करने को, फिर ऑडियो सुन के जस्ट 10 सेकंड होते हैं आंसर करने को, देन स्क्रीन चेंजेस। सो वो एक थोड़ा डॉन्टिंग टास्क होता है एंड पीपल गेट ओवरवेल्म। सो रिकमेंडेशन ये की होती है कि आप ओवर प्रिपेयर करो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लिसनिंग, एंड सेम थिंग फॉर द रीडिंग, ताकि वहां पे जाके आपका एक कंफर्ट लेवल हो। आई सी। या सेम लाइक आईएलटीएस, लाइक पहले व्हेन इट्स समवेयर अराउंड 40, तो हाँ, आई थिंक 1 से चालू होता है, हाँ 1 से चालू होता है, एंड देन वो स्लो 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 जाता है, फिर एकदम स्पीड बढ़ जाती है, हाँ, वैसा ही है ना? करेक्ट करेक्ट। हाँ ओके, है, फिर बट अब टाइप ऑफ क्वेश्चन या टाइप ऑफ ऑडियो थोड़ी अलग होती हैं। वो तो चलो लैंग्वेज अलग है, दे मेड एग्जाम्स इन डिफरेंट वे, वो तो रहेगा ही। ओके, फिर हम बात करेंगे रीडिंग का। रीडिंग में वही पैराग्राफ्स, क्वेश्चंस, करेक्ट। वैसे ही? पहले पहले 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पोस्टर्स वगैरह होते हैं। सो नॉट इवन पैराग्राफ्स, लाइक पोस्टर्स जिसमें एक एक दो दो वर्ड्स होंगे, उसको अंडरस्टैंड करके हमने आंसर सेलेक्ट करना होता है, तो वो A1 लेवल के इजी होते हैं। एंड देन इट इंक्रीजेज इन डिफिकल्टी, एंड एंड में 20 से 30 के बीच में मोनोलॉग्स होते हैं। सो वो एक इंटरव्यू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एंड सेम थिंग, लाइक एक्चुअली 20 to 40 के बीच में they are more like either one person speaking, or two people having a conversation, or a group of three people having a conversation about a complex topic. So उस हिसाब से we have to like listen to them, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर का एमसीक्यू सिलेक्ट करके we have to move forward. ओके, देन Yeah. राइटिंग में कैसा रहता है? राइटिंग में सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता है कि यू आर गिवन अ पर्टिकुलर हेडलाइन, न्यूज़ हेडलाइन मिलती है आपको, ठीक है। और आपको 25 मिनट्स मिलते हैं सेक्शन ए करने को, और आपने क्या करना है, उस न्यूज़ हेडलाइन को कंटिन्यू करना होता है। यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी, मेनली पास्ट टेंस में होती है, सो इसमें पास्ट बहुत हमारा ज़रूरी है। तो वो चीज़ करके आपको एक स्टोरी बिल्डअप करनी होती है। और सेक्शन बी में क्या होता है, 35 मिनट्स का होता है। उसमें आपको दे गिव यू अ पर्टिकुलर हेडलाइन कि बीइंग वेजिटेरियन इज गुड फॉर हेल्थ, डू यू एग्री और डिसएग्री। और फिर उसमें हमने 3 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील, और फिर वो हमने एज अ आर्टिकल उनको वो सबमिट करना होता है। ये होता है आई सी, 35। आई सी, आई सी। हाँ, ओके, सो समझ गया। स्पीकिंग उसका तो टाइम लगेगा बेसिकली, ये इतना इजी नहीं है, मुझे समझ आ गया। 12 मंथ्स हाँ, से ज़्यादा ही पकड़ लेता हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब तो हाँ थोड़ा, क्योंकि देखो अगर फुल टाइम काम भी कर रहे हो, सो इतना पॉसिबल भी नहीं होता कि रोज के 4 4 घंटे दें, कईयों के लिए नहीं पॉसिबल रहता। सो यूजुअली 12 to 14 लेके चलो इज अ स्वीट स्पॉट। या ओके, एंड फ्रेंच सीखने के बाद आपको जॉब में कोई हेल्प मिली या कोई और तरीके का एडवांटेज पीआर के अलावा? या नाउ आई टीच फ्रेंच फुल टाइम। ओ, आप दैट्स माय वही आपका जॉब है? yeah. So it's my own work. I don't have to do anything else. So that's what I'm doing right now. ओ नाइस, सो यू Yeah. टीच टू लाइक इंडियन स्टूडेंट्स ओनली? हाँ, हाँ। सो मेरा मेन गोल वही है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, दोज हु वांट टू लर्न फ्रेंच फॉर देयर परमानेंट रेजिडेंसी, उनके लिए आई प्रिपेयर TEF TCF कनाडा के लिए उनको मैं प्रिपेयर करवाता हूँ। 4 कोर्सेज होते हैं हमारे। यू स्टार्ट एट A1, देन यू गो टू A2, देन B1 B2। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा लगा ये सुन के मुझे। तो फिर उसके बाद अच्छा, ओके, देन आई थिंक हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है फ्रेंच से रिलेटेड। पढ़ना कहाँ है, कोर्स कहाँ करना है, मतलब एग्ज़ाम का मॉड्यूल एंड ऑल। आपको कुछ बोलना है इसके अलावा? ओके, सो इमिग्रेशन की बात करते हैं कि हाउ फ्रेंच एक्चुअली हेल्प्स इन इमिग्रेशन। मेरा देखो डिसीजन क्या था कि उस टाइम पे तो कोई ऐसी फ्रेंच स्पेसिफिक ड्रॉज या फ्रेंच स्पेसिफिक कोई फील्ड नहीं आई थी। तो 2021 2022 में तो आई वाज जस्ट रिलाइंग ऑन दैट 62 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मेरे को मेरी प्रोफाइल में ऐड हुए थे। मेरे को 9 नवंबर को अगर कोई भी अभी इंटरनेट पे चेक करेगा, लाइक आई एम पुटिंग इट आउट देयर, अगर 9 नवंबर 2022 का ड्रॉ देखोगे, इट वाज 494 और मेरे स्कोर थे 496। तो उसमें मेरे इनविटेशन टू अप्लाई आया था जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंच, मेरे इतने स्कोर बन गए थे इवन दो कमिंग आफ्टर 12th। अब क्या है कि
इन सितंबर 2023, 13 सितंबर 2023 गवर्नमेंट ने एक नया ये इंट्रोड्यूस किया था, फ्रेंच स्पेसिफिक ड्रॉस। अब अगर आपने ये देखा होगा, देर आर डिफरेंट फील्ड्स जो निकाली हैं उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री से, नर्सिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, स्टेम फील्ड्स हो गया, एग्रीकल्चर और फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इनका क्या है कि इवन दो ये प्रोफाइल्स एक्सप्रेस एंट्री में ही है, बट इनका ड्रॉज अलग निकलते हैं, ठीक है। और अगर आप रिसेंट फ्रेंच के ड्रॉज चेक करोगे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट कभी भी अगर आप खोल के चेक करोगे, यू विल सी कि फ्रेंच के जो ड्रॉज हैं दे आर वे लेसर देन द जनरल कैटेगरी के जो ड्रॉज हैं। इवन जो दूसरी प्रोफाइल्स हैं उससे भी बहुत कम है फ्रेंच के। और फ्रेंच को 30% कोटा मिला है, जो और ये जो हमारे सारे दूसरी फील्ड्स हैं उनमें से फ्रेंच को 30% कोटा मिला। दैट मीन्स कि it's something which is immigration is focusing more of their kind of like more focus on कि they are promoting कि हाँ फ्रेंच सीखनी शुरू करो if you want to get the permanent residency। तो अब क्या है कि दो situations आ जाती हैं, if someone is either from 12th या कोई अगर बैचलर्स करके इंडिया से आता है, दोनों के लिए बहुत बेनिफिट है। क्योंकि देखो, अगर हम पहले बैचलर्स वालों की बात करें, दे कम ओवर हेयर, अगर वो 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आइल्स में भी मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं, अराउंड उनके 460 470 तक ही मैक्स पॉइंट्स जाते हैं। सो अगर ये फ्रेंच कर लेते हैं तो उसमें क्या है कि एक तो चलो आपके वो 62 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो एक्सप्रेस एंट्री में आपके जनरल ड्रॉ में जाएंगे। सो 540 530 तक आपके पॉइंट्स उधर बन गए। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब फ्रेंच का ड्रॉ आएगा, फ्रेंच स्पेसिफिक स्ट्रीम का, तो आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट ही उस फील्ड में, उस ड्रॉ में हो जाएगी। सो जो बैचलर्स वाले हैं या इवन दो मास्टर्स करके जो भी करके आते हैं, फ्रेंच तो डेफिनेटली उनके बेनिफिशियल उनके लिए है ही। 12th वालों के लिए, अब अच्छा पहले वालों की मैं बात करता हूँ कि अगर उनका इंडिया से या होम कंट्री से 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है टीयर 0 1 2 3 में, देन उनको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो उनको कनाडा में भी टीयर 0 1 2 3 का वर्क एक्सपीरियंस पूरा करना पड़ेगा 1 साल के लिए। अब बात आती है 12th वालों की। 12th वालों के लिए भी ऐसे ही है कि अगर वो 12th पास करके डिप्लोमा 2 साल का यहाँ पे लेकर अपने वर्क परमिट पे आते हैं, फ्रेंच साथ की साथ करते रहेंगे। बट नॉट ओनली फ्रेंच। अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने फ्रेंच कर लिया, फ्रेंच का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होता ही है एक्सप्रेस एंट्री का, चाहे कोई भी फाइल ले लो, आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो फ्रेंच के साथ साथ आपको टीयर 0 1 2 3 जो नॉक OAB होता है, उसमें आपको 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सो अगर आपका वो आ जाता है, फिर साथ में आप आइल्स का भी दे सकते हो, आइल्स से भी आपका स्कोर और बूस्टअप हो जाएगा। इट्स गुड थिंग टू डू, एंड देन उससे आपके इनफ पॉइंट्स बन जाएंगे, इवन दो अगर आप 12th से हो या फिर आप बैचलर्स करके भी आते हो। नहीं, बहुत अच्छा है यार। इमिग्रेशन में तो हेल्प करेगा, प्लस यू हैव स्टार्टेड योर ओन लाइक फ्रेंच टीचिंग, एंड इसके अलावा भी आपको आगे जाके बेनिफिट होगा। बिकॉज आई एम 100% श्योर इतने ज़्यादा अपने इंडियंस नहीं है जो फ्रेंच सीखने में टाइम लगाते हैं। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जॉब्स का यहाँ पे बहुत है। देखो लाइफ ना सिर्फ पीआर तक खत्म नहीं हो जाती, लाइफ उसके बाद शुरू होती है। सो द थिंग इज कि अगर आप पीआर लेते हो एंड देन यू आर लुकिंग फॉर बेटर जॉब्स, अगर आपके प्रोफाइल में ये एक फ्रेंच प्रोफिशिएंसी का अगर ये स्किल एड ऑन हुआ है, बिकॉज वी ऑल नो कि अभी जॉब मार्केट में बहुत सैचुरेशन है, बट इफ यू हैव द स्किल ऑन टॉप ऑफ योर करंट रेज्यूमे, ह्यूज बेनिफिट। लाइक आपकी प्रोफाइल पहले सेलेक्ट होगी, इफ देयर आर बाइलिंगुअल कंपनीज दैट आर हायरिंग। और एक और क्या होता है कि इससे आपको एक और बेनिफिट होगा कि यू कैन रीलोकेट टू मॉन्ट्रियल, जो आईटी हब है यहाँ पे। लाइक राइट नाउ आई एम लिविंग इन मॉन्ट्रियल, आई नो कि यहाँ पे लाइक 95% ऑफ द जॉब्स आर पॉसिबल अगर आपको फ्रेंच आती है। सो दैट्स द थिंग, मॉन्ट्रियल का मैं ओटावा में अप्लाई कर रहा था कुछ मेरी पोजीशंस पे, तो वहाँ पे भी लाइक आफ्टर एवरीथिंग दे आर आस्किंग इंग्लिश एंड फ्रेंच, राइट? वहाँ पे ही मेरा गेम ओवर हो जाता था। अच्छा, फ्रेंच ओटावा से एक बार आप ओटावा पहुँचते हो, उसके बाद यू नीड फ्रेंच एवरीवेयर। करेक्ट या सो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, बट नाइस यू हैव लर्नड एंड आप दूसरों को भी सिखा रहे हो तो बेनिफिट हो जाएगा उससे। सो आई होप गाइज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई हो। बाकी अगर कुछ चाहिए तो मैं इनका यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से यू कैन कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली, आप बात कर सकते हो उनसे। एंड यही था आज का वीडियो। कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक कर देना वीडियो को। बाय एवरीवन।